ठीक है, तो इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सिलोजिज्म क्या होता है जिसको हम लोग युक्ति वाक्य कहते हैं, युक्ति वाक्य, ठीक है, और क्या देखा हमने, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और हमने क्या देखा, मूड्स, फिगर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने सब देख लिया है आपके लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसी में आपका एक टॉपिक है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे हमने जो पढ़ा है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, प्रीमाइसेस या प्रीपोजिशन स्टेटमेंट व्हाटएवर, बहुत सारे नाम है, एक ही होता है सभी का मतलब, ठीक है। ए ई आई ओ 4 तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। ए क्या है, ऑल मेन आर गुड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं। टाइप प्रीपोजिशन क्या होता है, नो मैन आर गुड, ठीक है, ये क्या है, ई टाइप प्रीपोजिशन है। आई टाइप प्रीपोजिशन क्या होता है, सम मैन आर गुड, ठीक है, और ओ टाइप प्रीपोजिशन क्या होता है, सम मैन आर नॉट गुड, ठीक है। ये हमारा 4 टाइप का प्रीपोजिशन होता है, यही प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम मतलब क्या, एक तरह से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आपको उसका स्ट्रक्चर पता चले। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑल मैन आर गुड, तो इसका प्रीपोजिशन कैसे बनेगा, ऑल मैन आर गुड, ठीक है। मैन क्या है, इतने लोग अगर मैन हैं तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, गुड के अंतर्गत, ठीक है। जितने भी मैन हैं वो क्या है, गुड है। तो मैन के लिए क्या बनेगा, छोटा गोला बनेगा, और गुड के लिए क्या बनेगा, बड़ा गोला बनेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का जब आप डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। ए टाइप प्रीपोजिशन के लिए इस तरह का डायग्राम आपका बनता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, नो मैन आर गुड, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैन है और यहाँ पे गुड है, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे गुड है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एट के लिए, इस ए प्रीपोजिशन के लिए हम लोग इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। आई प्रीपोजिशन के लिए हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें मैन और गुड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग उसके बीच में क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद क्या है, सम मैन आर गुड, ठीक है, एक मैन का गोला है और एक क्या है, गुड का गोला है, और उसमें से कुछ मैन क्या है, गुड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों में से थोड़ा सा पार्ट क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो कुछ मैन क्या है, सभी मैन तो नहीं, लेकिन इस कुछ मैन में से कुछ मैन जो है वो क्या है, गुड है, ठीक है। तो ये क्या है, आई टाइप प्रीपोजिशन के लिए इस तरह का डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। आई टाइप प्रीपोजिशन के लिए ऐसा डायग्राम बनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आपका है ओ टाइप प्रीपोजिशन। ओ टाइप प्रीपोजिशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ओ टाइप प्रीपोजिशन क्या है कि ऐसा, हम आपके पास यहाँ पे दो ही चीज है, मैन और गुड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे कि मैन है, ठीक है, नो मैन आर गुड, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा गुड का वो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं, वुमेन या फिर कोई भी चीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम क्या करते हैं, ऐसा व्यक्ति, मैन और गुड के बीच में एक और ऐसा वेरिएबल है, क्या है वो, वुमेन, ठीक है। वुमेन एक ऐसा वेरिएबल है जो कभी ना, वो कभी मैन हो सकता है और ना वो कभी गुड हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं, और सॉरी, हाँ, एक तीसरा वेरिएबल हम लोग लेते हैं और उस तीसरे वेरिएबल से इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह का डायग्राम आपका वेन डायग्राम के लिए चारों प्रीपोजिशन के लिए बनता है। कल मैंने आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, याद है आप लोगों को? ए टाइप प्रीपोजिशन में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया था ना कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ए टाइप प्रीपोजिशन में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे क्या कल? अरे ये पढ़े थे ना, बोली थी इसको याद कर अच्छा। लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें बताया था कि हाँ। ए टाइप प्रीपोजिशन में क्या होता है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ई टाइप प्रीपोजिशन में क्या होता है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। आई टाइप प्रीपोजिशन में दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और ओ टाइप प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और प्रेडिकेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम इस तरह से है वेन डायग्राम का। अब हम लोग देखते हैं, यही चीज आपको यहाँ पे फिर से बताया गया है। जैसे ए टाइप प्रीपोजिशन अगर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन जो है वो अंदर में है और सभी मैन क्या है, गुड है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके बाद एक और ऐसा गोला लेते हैं जिसको हम क्या कर देते हैं, मैन के अंदर, हम उस मैन को उसके अंदर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि सभी मैन क्या है, गुड है, इसलिए गुड के अंदर जितने भी मैन है वो क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नो मैन आर गुड। नो मैन आर गुड में क्या होता है कि मैन और गुड के लिए हम दो अलग अलग चीज बनाते हैं, दो अलग अलग गोला बनाते हैं और उनके बीच में क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तीसरे में मैंने बताया कि सम मैन आर गुड, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ पार्ट होता है जिसको हम क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। और चौथा क्या होता है कि मैन वुमेन, और इसमें से एक ऐसा है जो कभी क्या हो सकता है, गुड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ई टाइप प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। इसी के मैम ये बेसिस, ई टाइप, सॉरी, मैम ये ई टाइप ना अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है। ई टाइप प्रीपोजिशन देखिए, मान लीजिए कि ई टाइप प्रीपोजिशन जिसके बारे में आपको पूरी तरह से डेफिनेटली पता है, ठीक है। मतलब एक मान लीजिए वुमेन है, ठीक है, और एक मैन है, ठीक है। तो एक ऐसा पार्ट, कभी मैन को हम गुड नहीं है ऐसा यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, जो कभी मैन नहीं है, जो मैन ही नहीं है वो गुड नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए कि एक पेन है, ठीक है, एक ढक्कन है, ठीक है। पेन है और रिफिल है, ये क्या है, पेन है और ये क्या है, रिफिल है, ठीक है। तो पेन और रिफिल, हम ये कह रहे हैं कि रिफिल भी क्या है, एक तरह से उसमें से भी तो हम लिखते हैं ना, रिफिल जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरह से हम उससे भी तो लिख सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नो, क्या कहना चाहिए, नो पेंसिल, नो पेंसिल इज, अरे नो पेंसिल इज पेन, ठीक है। नो पेंसिल इज पेन, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा पार्ट जो कभी पेंसिल नहीं बन सकता या पेन नहीं बन सकता, पेन से बहुत अलग, ठीक है। या आप इसको मार्कर कहिए या आप कुछ भी और कहिए, जो कभी पेन नहीं बन सकता, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एक ऐसा पोर्शन जो कभी भी मैन नहीं बन सकता, मतलब कभी भी आपके जो सब्जेक्ट में है वो चीज नहीं बन सकता। यहाँ पे मैन एग्जाम्पल है, आगे कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज ऐसा जो कभी भी वो नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे वुमेन को हम कभी भी मैन नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो चीज क्या है, गुड नहीं है, ऐसा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या थोड़ा? यस मैम। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। वेन डायग्राम इस तरह का प्रश्न आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं आपके, ठीक है। जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको हमेशा क्या दिया होगा, दो प्रीमाइसेस दिया होगा, सम बैग्स आर टेबल, ऑल बैग्स आर चेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सम बैग्स आर टेबल, उसके लिए हम कैसा बनाते हैं, ये एक बैग का गोला हो गया
और ये एक क्या हो गया टेबल का, ठीक है। सम बैग्स आर टेबल कह रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। आई टाइप प्रीपोजिशन के लिए ऐसा हम बनाते हैं ना डायग्राम, तो ये डायग्राम हमने बना दिया। फिर क्या बोला गया, ऑल बैग्स आर चेयर, जितने भी बैग हैं वो क्या है, चेयर हैं, ठीक है। तो बैग किसके अंदर में आ जाएगा, चेयर के अंदर में, ठीक है। ये डायग्राम कैसे बना, समझ में आया क्या? यस मैम, ए टाइप का ये बना। ये क्या बना, ए टाइप का, और ये बी और टी जो लिखा है, बैग और टेबल जो लिखा है, वो क्या है, आई टाइप आई। प्रीपोजिशन का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पे अब आगे देखिए, इसमें आपको दो चीज याद रखना है, कोई भी चीज आपको अपने से एज्यूम नहीं करना है, ठीक है, या उसके अपोजिट को एज्यूम नहीं करना है। आगे इसमें क्लियर होगा, देखिए। सम टेबल्स आर चेयर, तो ये हम सही कह सकते हैं क्या, सम टेबल्स आर चेयर। देखिए वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बताइए, क्या हम कुछ टेबल्स को चेयर कह सकते हैं, सोचिए। यस मैम। मैम। हाँ, क्यों? यस मैम। क्योंकि देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट क्या है, हमारा टेबल का पार्ट है ना, कुछ टेबल का पार्ट है, और ये किसके अंदर आ रहा है, चेयर के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सम टेबल्स आर चेयर, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, क्या ये सही है? कोई भी नो मैम। चेयर टेबल नहीं है, ये सही है क्या? नो मैम, फॉल्स। नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ टेबल तो चेयर है, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, सम टेबल ऑफ चेयर, ये कह रहे हैं अगर आई प्रीपोजिशन को सही कह रहे हैं, तो ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ई टाइप प्रीपोजिशन है। कौन सा रिलेशन बना यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बना, ठीक है। जब आई सही है तो ई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए सेकंड वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, सम चेयर आर बैग, ठीक है। सम चेयर आर बैग, इसको सही कह सकते हैं क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, क्योंकि ऑल चेयर बैग्स आर चेयर चेयर का वो कुछ पोर्शन स्टेटमेंट क्या है। है, बैग के अंदर में है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सम चेयर्स आर बैग, ये भी हम कह सकते हैं। सम बैग्स आर नॉट टेबल, सम बैग्स आर नॉट टेबल, ऐसा कह सकते हैं क्या? नो नो मैम, मैम। फॉल्स। हाँ, नो मैम। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, ओ टाइप प्रीपोजिशन है, ठीक है। आप टेबल के अकॉर्ड यहाँ वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ये चीज आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम नहीं बनाते हैं तो डायरेक्ट आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा के देखिएगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को भी अच्छे से याद रखिएगा और वेन डायग्राम भी बनाइएगा, ठीक है। तो आपका ओ वाला प्रीपोजिशन क्या हो गया, गलत। तो हमारा कौन कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है, ये ए और सी वाला कंक्लूजन जो है वो सही हो सकता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। क्लियर है कैसे वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, क्लियर हो रहा है? हाँ। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, ये 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था आपका, ठीक है, नवंबर में। ऐसा ही है, दो प्रीमाइसेस आपका दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आप लोग वेन डायग्राम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग बताइए आपका कौन सा कंक्लूजन सही है। कौन से टाइप का प्रीपोजिशन है ये भी देखिए, ठीक है, ये भी लिख लीजिए। जैसे ये ए टाइप प्रीपोजिशन है, ये कौन सा टाइप है, ई टाइप प्रीपोजिशन है। उसके बाद उसी तरह से डायग्राम बनाइए, ए टाइप प्रीपोजिशन के लिए कैसा डायग्राम बनाते हैं, ई टाइप के लिए कैसा डायग्राम बनाते हैं।
बन रहा है? मैम दोनों को साथ में बनाना है, अलग अलग हाँ, बनाना साथ में ही बनाना है आपको, ठीक है। देखिए है। ऐसे क्या कुछ करना है यहाँ पे, ऑल बैट्स आर मैमल, ठीक है। ऑल बैट्स, ये बैट्स है वो सभी क्या है, मैमल है, ठीक है। यही कह रहा है, पहला वाला सेंटेंस में यही कह रहा है ना कि ऑल बैट्स आर मैमल, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, नो बर्ड्स आर बैट्स, ठीक है। ये कौन सा टाइप है, ई टाइप प्रीपोजिशन है। ई टाइप प्रीपोजिशन के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बर्ड्स बनाएंगे, ये बर्ड्स है, ठीक है, ये बैट है, और ये क्या है, कभी बैट और बर्ड कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते, ठीक है। वही कह रहा है ना कि मतलब कभी भी बैट जो है वो बर्ड नहीं बन सकता, सॉरी बर्ड जो है वो बैट्स नहीं बन सकते, ठीक है, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कंक्लूजन देखना है। नो बर्ड्स आर मैमल, ठीक है, नो बर्ड्स आर मैमल, सही है क्या? हाँ सही है? No, ma'am. क्यों नहीं सही है? क्योंकि सारे बैट्स मैमल हैं और कोई भी बर्ड बैट नहीं है। क्यों नहीं सही है, देखिए क्योंकि इस हमें प्रीपोजिशन में कहीं पे भी मैमल और बर्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया है, ठीक है, इसलिए हम इस रिलेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहाँ पे ये डायग्राम अगर हम बनाना चाहते तो ऐसा भी तो बन सकता था ना, मतलब अभी हमें पता नहीं है इसलिए हमने ये बैट लिख दिया, ऐसा भी तो बन सकता है, ये बर्ड यहाँ पे भी तो आ सकता है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं, हमें तो सिर्फ बैट और बर्ड का बोला है कि ये दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि मैमल और बर्ड एक नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब ये इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यही चीज मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि कहीं भी आपके प्रीपोजिशन में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके बारे में आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको प्रीपोजिशन में कहीं भी मैमल और बर्ड के रिलेशन के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। आपको किसके किसके बारे में बताया, बैट और मैमल के बारे में बताया है, बर्ड और मैमल के बर्ड और बैट के बारे में बताया है, ठीक है। तो कभी भी मैमल और बर्ड का कोई रिलेशन नहीं बताया, इसलिए आप इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ये अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, कुछ बर्ड मैमल है, कुछ बर्ड मैमल है, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा डायग्राम बनाया, ये डायग्राम भी आपका सही होगा, ठीक है। लेकिन हमें बर्ड और मैमल के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता है, इसलिए हमने इस तरह का डायग्राम बनाया है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है फर्स्ट वाला कि क्यों ये सही नहीं हुआ? Yes, ma'am. क्योंकि उनके बीच में हमें प्रीपोजिशन में या प्रीमाइसेस में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। सेकंड देखिए, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, मतलब अपने हाँ में ये बोली थी जैसे है कि बैट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप बता रही है मैम, हाँ बताइए। मैम ये पॉसिबल भी कर सकते हैं इसमें, पर ये अपने से को नहीं बनाना है ना, जो दिया है बस आप उतना ही। टाइप करिए मैसेज या फिर रिजॉइन करिए, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है, ठीक है। कोई नहीं मैम आप यहाँ पे अगर आप ये पूछ रही हैं कि हमने बैट और मैमल का क्यों नहीं किया, बर्ड और मैमल का क्यों नहीं किया, तो ये है कि प्रीपोजिशन में कहीं भी बर्ड और मैमल के बारे में बात नहीं की गई है, एक साथ बर्ड और मैमल का कोई रिलेशन नहीं बताया है, ठीक है। इसलिए हमने क्या है कि हम जो प्रीपोजिशन में नहीं बोला गया, लॉजिकल रीजनिंग में आपको कभी भी अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ है वही चीज आपको वहां पे बोलना है,
ठीक है, वही चीज का आपको कंक्लूजन निकालना है। तो यहाँ पे मैमल और बर्ड के बारे में तो कुछ साथ में बोला ही नहीं। यस मैम, यही पूछ रही थी। ओके, तो इसलिए हमने ये वाला कंक्लूजन गलत कर दिया। सेकंड देखिए, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, ये सही है क्या? ये ट्रू है क्या? नहीं, क्यों? क्यों क्योंकि सही नहीं है? आपने बताया कि बर्ड्स और mammals का कुछ भी रिलेशन बताया ही नहीं है, तो हाँ, सम बर्ड्स भी तो नहीं आएगा ना। यस, सेम सेम वही बन रहा है। यहाँ पे भी बर्ड और मैमल के बीच में तो कोई रिलेशन बताया ही नहीं है, तो हम ये कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते। अब नेक्स्ट देखिए, नो बैट्स आर बर्ड, नो बैट्स आर बर्ड, ये सही है क्या? नो बैट्स आर बर्ड, हाँ, ये सही है मैम। ठीक है, क्योंकि क्या है, नो बर्ड्स आर बैड, तो नो बैड्स आर बर्ड, ये इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जस्ट अपोजिट ही बोला जा रहा है। बर्ड्स और हाँ, बैट में नहीं है, तो ये बर्ड और बैट और बर्ड को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ऑल मैमल्स आर बैट, ऑल मैमल्स आर बैट, सही है क्या? सही होगा। यस सही मैम, होगा? सही है। मम्मी, क्यों सही होगा भाई? नहीं नहीं क्योंकि नहीं ऑल बर्ड्स आर मैमल्स। नहीं नहीं नहीं, सही नहीं होगा। हाँ, सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि देखो, ऑल बैट्स आर मैमल बोला है, मैमल के अंदर बैट है, बैट के अंदर मैमल नहीं है। ठीक है, हाँ, बैट के अलावा मैमल में और भी लोग हैं जो बैट के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका अपोजिट को आप सही नहीं कह सकते। ठीक है, नो बर्ड्स आर ओके बैट। ओके या ओके। देखिए, यहाँ पे एक और चीज कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन अभी पढ़ा ना, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। ई टाइप प्रीपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, पढ़ा है? हाँ, ठीक है, तो सब ई टाइप प्रीपोजिशन में आप अपोजिट को सही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का आपका काम आता है। ई टाइप प्रीपोजिशन में आप ये कह सकते हैं कि बर्ड बैट नहीं है तो बैट बर्ड नहीं है, ये कह सकते हैं। लेकिन ए टाइप प्रीपोजिशन में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ए टाइप प्रीपोजिशन में? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, तो हम इसके अपोजिट को सही नहीं कह सकते। ठीक है, याद रखिएगा, ई टाइप प्रीपोजिशन में आप अपोजिट को सही कह सकते हैं, लेकिन ए टाइप प्रीपोजिशन में आप अपोजिट को सही नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमारा कौन सा, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो क्या हुआ, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हुआ, बाकी सभी क्या हो गए, गलत हो गए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन 3। सी। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट आगे बढ़िए, चलिए ये बनाइए, वैसा टाइप का ही है ये भी, प्रीवियस हमने जो पढ़ा उसी तरह का ही है, ए और ई टाइप। मैम ये वो विदाउट डायग्राम भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ, विदाउट डायग्राम भी आप कर सकते हैं, विथ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ओके ए ओके। ई आई ओ। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ा था। यहाँ पे कॉन्ट्रेरी रिलेशन होता है, यहाँ पे सब कॉन्ट्रेरी होता है, यहाँ पे क्या होता है, सब अल्टरनेशन, यहाँ पे भी सब अल्टरनेशन, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब देखिए विदाउट डायग्राम हम लोग करते हैं इसको। यहाँ पे क्या बोला है, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये क्या है, ए टाइप प्रीपोजिशन है। नो लिजार्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, ये क्या है, ई टाइप प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नो लिजार्ड्स आर मैमल, यहाँ पे क्या है आपका, ये कौन सा टाइप है, ई टाइप प्रीपोजिशन है। ठीक है, सम लिजार्ड्स आर नॉट मैमल, ये कौन सा टाइप प्रीपोजिशन है, ओ टाइप प्रीपोजिशन है। नो वार्म ब्लडेड एनिमल आर लिजार्ड, ये क्या है, ई टाइप प्रीपोजिशन है। ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल आर मैमल, ये कौन सा टाइप प्रीपोजिशन है, ए टाइप प्रीपोजिशन है। ठीक है,
अब देखिए, ये पहले आपने निकाल लिया कि कौन कौन से टाइप के प्रीपोजिशन आपके पास हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक और चीज ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये टिपिकल होता है, ठीक है, विदाउट डायग्राम बनाना आपके लिए थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन डायग्राम के साथ बनाते तो इजी हो जाता है, बट विदाउट डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ऑल मैमल, यहाँ पे किसके किसके बीच में बताया गया है, मैमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। सेकंड में किसके बीच में बताया, लिजार्ड और वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, ये बताया है। अब देखिए हमें मैमल और लिजार्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया है, ठीक है, ये रिलेशन नहीं बताया, बस हमें मैमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, लिजार्ड और वार्म ब्लडेड एनिमल, लेकिन मैमल और लिजार्ड के बीच में कोई हमें रिलेशन नहीं बताया। तो ये तीन चीज आपको याद में रखना है। अब उसके बाद कंक्लूजन पढ़िए, नो लिजार्ड्स आर मैमल, सही कह सकते हैं क्या, नहीं। क्योंकि मैमल और लिजार्ड के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं बताया है, ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सम लिजर्ड्स आर नॉट मैमल्स, तो वो भी some lizards are not mammal, ठीक है, ये सही है क्या, नहीं। एक मिनट, नो lizards are mammal, ठीक है, some lizards are not mammal, ठीक है, some lizards are not mammal, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या, नो वार्म ब्लडेड एनिमल आर लिजार्ड, नो वार्म ब्लडेड एनिमल आर लिजार्ड, ये सही होगा क्या, ये सही होगा, बताइए। थर्ड वाला ना, एक मिनट में इसको मिटाती हूँ, ज्यादा वो हो गया है। थर्ड वाला सही होगा क्या, हाँ। हाँ, क्योंकि क्या है, लिजार्ड और वार्म ब्लडेड एनिमल के बीच में हमें क्या बताया गया, रिलेशन बताया है, और जैसे ही कि मैंने आप लोग को बताया, ई टाइप की पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नो वार्म ब्लडेड एनिमल आर लिजार्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर मैमल, ठीक है, ये आपका सही है क्या, ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर मैमल्स, नहीं। ये नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज है जो हमसे मिस हो रही है, हमें एक और ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तो आपका सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका 2 में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया, तो या तो आपका सेकंड या फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं हम लोग, सम लिजार्ड्स आर नॉट मैमल, एक मिनट, अब इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वेन डायग्राम से इजी हो जाता है, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ये मैमल है, और बाकी ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नो लिजार्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ये लिजार्ड्स आपका ये कभी भी वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं हो सकता, ठीक है। तो नो लिजार्ड्स आर मैमल, हाँ देखिए यहाँ पे यही चीज होता है कि अगर अगर मैमल बाहर रहता, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल अंदर रहता, जैसे यहाँ वाले सिचुएशन में आपका था, यहाँ वाला मैंने शायद मिटा दिया, यहाँ वाले सिचुएशन में हमारा क्या बना था, एक डायग्राम कि ऑल बैट्स, ये बैट्स है, और इसके अंदर क्या है, मैमल है इसके ऊपर, ठीक है, और ये क्या है, बर्ड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ये बैट्स अंदर वाले चीज के लिए हमें बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, बाहर वाले चीज के लिए बोला गया है ना। तो देखिए ये इसमें क्या है कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उसके अंदर मैमल आ रहा है, ठीक है, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उसके अंदर मैमल आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वेन डायग्राम बनाना आपके लिए क्या रहता है, इजी रहता है, और उसमें आप इजिली उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज फिर क्लियर नहीं हो पाती कि कौन उसके अंदर है कौन उसके बाहर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों सही हुआ, ये समझ में आया क्या, यस मैम। हाँ। क्यों क्यों सही हुआ, क्योंकि
मैमल जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए रिलेशन बताया गया है, ठीक है। और हमें क्या बोला गया है कि नो लिजार्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और जितने भी मैमल है वो सब क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल ही है, ठीक है। जितने भी मैमल है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये ऑटोमेटिकली ये रिलेशन किसके लिए भी बन जाएगा, मैमल के लिए भी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 भी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए आप लोग वेन डायग्राम बनाना सीखिए, ये आपके लिए ज्यादा इजी है, वेन डायग्राम से सॉल्व करना ज्यादा इजी है। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। चलिए, ये है प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2। यहाँ पे 4 आपका कंक्लूजन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए बनाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बनाइए। इन चारों में से कौन सा एक ही कंक्लूजन सही है आपका, कौन सा कंक्लूजन सही है वो आपको बताना है। बाकी के 3 कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। चलिए देखते हैं। नो पेपर इज पेन, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर है हमारे पास एक, ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं, और यहाँ पे आपका पेन है, ठीक है। ये क्या है, आपका पेपर है। तो इनके बीच में क्या है, रिलेशन नहीं है, क्योंकि नो पेपर आर पेन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सम पेपर आर हैंडमेड, पेपर में से कुछ भाग क्या है, हैंडमेड है, ठीक है। सभी नहीं है, कुछ भाग है हैंडमेड, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग पे देखिए, कंक्लूजन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, ऑल पेपर आर हैंडमेड, ऑल पेपर आर हैंडमेड सही है क्या, नो मैम। नहीं है, क्योंकि कुछ पेपर हैंडमेड है, सारे पेपर हैंडमेड नहीं है। अगर सारे होते तो क्या हो जाते, इसके अंदर आ जाते, ठीक है, इस तरह से आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ पेपर आर हैंडमेड बोला है, ठीक है। इसलिए हमने क्या है, पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है, सम हैंडमेड आर पेन, ठीक है। सम हैंडमेड आर पेन है क्या, नो मैम। नो। हाँ, क्योंकि पेपर और पेन के बीच में ही रिलेशन नहीं है, तो हैंडमेड और पेन के बीच में कैसे रिलेशन है, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। सम हैंडमेड्स आर नॉट पेन, सम हैंडमेड्स आर नॉट पेन, ये सही है क्या, यस मैम, मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि उसमें पेन से रिलेशन है, पर आप बोली थी कि पेन रिलेशन नहीं बनाना है अपने से। ठीक है। आप बताइए राधा जी क्या कह रही थी, सही हो सकता है। सही हो सकता है, ठीक है। चौथा वाला हाँ मैम, ऑप्शन सम देखिए,
चौथा मैं तो इसलिए बोल रॉन्ग रही है। हूँ क्योंकि आपने बोला कि एक सही है, एक सही है बस इसमें से। हाँ, सम हैंडमेड आर नॉट पेन, ठीक है। मैंने जब आप लोग को डायग्राम बताया था ओ टाइप प्रीपोजिशन का, ये क्या है, एक ओ टाइप प्रीपोजिशन है ना, ओ टाइप प्रीपोजिशन है, ठीक है। ओ टाइप प्रीपोजिशन के लिए जब हमने बोला था सम मैन आर नॉट गुड, यही बोला था ना, उस समय मैंने आप लोग को एक बताया था कि एक वुमेन होगा, एक उसमें मैन होगा, और मैन और गुड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ देखो, जो वुमेन का कुछ पार्ट जो क्या है, मैन के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। वुमेन का कुछ पार्ट मैन के अंतर्गत आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए, पेपर में से हैंडमेड का कुछ पार्ट क्या है, पेपर के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। उतना क्या है, यस मैम, आगे। उतना आपका पेन नहीं हो सकता, इसलिए सम हैंडमेड, ये जो सम हैंडमेड हम कह रहे हैं वो पेन नहीं हो सकता, बाकी का तो हो सकता है ना। मान लीजिए इसका ऐसा भी तो बन सकता है। देखो वेन डायग्राम क्या है, हमें पता नहीं है इसलिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है ना, ये पेन यहाँ पे नहीं, पेन यहाँ पे भी तो ऐसा भी तो बन सकता है, पेन का पेपर, पेन का डायग्राम, ठीक है। जो पेपर से कनेक्शन नहीं रखेगा लेकिन हैंडमेड से कनेक्शन रख सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है कि जो है पेपर के अंतर्गत हैंडमेड आ रहा है ना, वो उससे कोई रिलेशन नहीं होगा पेन का। बाकी उसके बाद जो बचा, इतना हुआ भाग बचा हुआ है हैंडमेड का, ठीक है, उससे पेन का रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ओ टाइप प्रीपोजिशन है, समझ में आया ना ओ टाइप प्रीपोजिशन। अब आप लोग को थोड़ा क्लियर हुआ होगा ओ टाइप प्रीपोजिशन कैसा होता है, यस मैम, आ गया। ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, बाकी ऑप्शन क्या है आपके गलत है, ठीक है। राधा हाँ कुछ बोल रहे थे, चलिए नेक्स्ट। अगर हमें दिया नहीं है तो हो सकता है उसकी संभावनाएं अलग हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो दिया नहीं है उसको एज्यूम नहीं करना है, लेकिन जो नहीं दिया है, मतलब जो दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन निकालना है। आंचल जी आज कुछ बोल नहीं रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? आंचल, हाँ दीदी। समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ दीदी, आ रहा है। थोड़ा आप रिपीट कर करके, अभी यहाँ पे वीडियोस में नहीं डाल पा रही हूँ, डालूंगी मैं जल्दी ही, तो आप उसको रिपीट करके देखिएगा बार बार, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जब आप नहीं पढ़े होते हैं ना, इस चीजों थोड़ा लगता है, मतलब कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप बार बार उसको पढ़ लेते हैं, उन चीजों को, उसका बेस आप समझ जाते हैं, तो फिर आपको आगे की चीजें इजी लगने लगती जी दीदी। है। ये हुआ क्या, आपको समझ में आया? फर्स्ट नंबर कह रहे हैं, ABC, और किसी ने आंसर दिया? चलिए देखते हैं हम लोग। प्रीमाइसेस हमें दिया हुआ है 2, ऑल फैंस आर ट्यूब, ठीक है, जितने भी फैंस हैं वो सभी क्या हैं, ट्यूब हैं। बल्ब्स आर नॉट ट्यूब, ये जो बल्ब है वो ट्यूब नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, फैन ट्यूब के अंदर है तो फैन
फैन से भी ट्यूब का सॉरी बल्ब का कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए फैंस आर नॉट बल्ब, ऑप्शन नंबर ए को आप कैसे सही कह रहे हैं? फैंस आर, हाँ सॉरी, फैंस आर नॉट बल्ब सही है, फैंस आर नॉट बल्ब सही है। ऑल ट्यूब्स आर फैन, ये कैसे सही हुआ राधा? ऑल ट्यूब्स आर फैन कैसे सही होगा? अभी मैंने बताया ए टाइप प्रीपोजिशन में आप अपोजिट को एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। ई टाइप प्रीपोजिशन होता, अगर यहाँ पे लिखा होता नो ट्यूब्स आर फैन, तो आप ये कह सकते थे कि नो फैंस आर ट्यूब, लेकिन ऑल ट्यूब्स आर फैन है तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑल फैंस आर ट्यूब, ये नहीं कह सकते, ओके। तो ये हाँ। आपका गलत है, सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या, फैंस आर बल्ब, फैन ये कैसे सही हुआ बताओ? फैंस आर बल्ब कैसे सही हुआ? गलत है मैम। क्योंकि फैन और बल्ब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। हाँ तो यहाँ पे फैंस आर बल्ब बोला है ना, फैंस आर नॉट बल्ब थोड़ी बोला है, फैंस आर बल्ब बोला है, मतलब फैंस बल्ब हैं ऐसा बोला है, तो सही होगा क्या? यहाँ पे ये बोला है कि फैन जो पंखे हैं वो बल्ब हैं ऐसा बोला है, पंखे बल्ब नहीं है ऐसा बोलता तब ये सही होता। यहाँ पे तो ये बोला कि पंखे बल्ब हैं जबकि पंखे बल्ब नहीं है, ठीक है। समझ में आया राधा ये क्यों गलत हुआ है? नहीं। देखो अगर ये क्यों सही होता, ये कैसे यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है? देखो पंखे बल्ब हैं क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं है ना, पंखे बल्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पंखे बल्ब हैं ऐसा बोल रहा है। आपके डायग्राम से क्या निकल रहा है कि पंखे जो है बल्ब नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम से ये निकल रहा है ना आपका। अगर ये होता तब क्या होता, एक तरह से हम इसको सही कह सकते थे, ठीक है। अगर पंखे बल्ब हैं लिखा होता तब हम इसको सही कहते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पंखे बल्ब नहीं है, अगर ऐसा लिखा होता, फैंस आर नॉट बल्ब ऐसा लिखा होता तब हम इसको सही कहते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फैन बल्ब है, जबकि फैन और पंखा बल्ब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। पंखा और बल्ब का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ट्यूब का ही बल्ब से कोई रिलेशन नहीं है, और फैन सब किसके अंदर आते हैं, ट्यूब के अंदर आते हैं, ठीक है। इसलिए इसका भी रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हुआ। अब समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, नो ट्यूब्स इज बल्ब, नो ट्यूब इज बल्ब कह सकते हैं? हाँ। हाँ तो आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, मतलब आपका हाँ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है सभी को? हाँ। क्लियर हो रहा है? यस। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग इसकी, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे नेट पे भी, आपका ऐसा वेन डायग्राम से प्रश्न आप देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इजी इजी प्रश्न आपको बस वेन डायग्राम बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देखो लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिक लगाना है, तर्क, ठीक है। अपना दिमाग से थोड़ा सोचना भी है, तर्क लगाना है, ठीक है। तो तर्क लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। कुछ अगर आपने ये डायग्राम ढंग से बना लिया है और थोड़ा सा आपके अंदर लॉजिक लगाने का सेंस है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, बस ये भी है कि थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा इसका, ठीक है। एक बार में ही आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काइंड ऑफ मैथ्स ही है ये पूरा, ठीक है। अगर आपने मैथ्स में होता है ना कि आपने आंसर सही निकाल लिया, तो अगर आपने थोड़ा सा तर्क सही लगा लिया और आपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा एक नया टॉपिक देखते हैं, फैलेसी। फैलेसी मतलब आप लोग हिंदी में, मतलब आपने उसमें पढ़ते होंगे दर्शन वगैरह में, हेत्वाभास पढ़ते हैं क्या? हाँ। यस कहाँ मैम। पे पढ़ते हैं? तर्क संग्रह। हाँ ठीक है। मतलब क्या है आपका इसमें हेत्वाभास का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? क्या होता है ये पढ़ना भी है हमें, इंडियन लॉजिक में आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है हेत्वाभास मतलब।
वॉइस नहीं आ रही है ज्यादा। नहीं दीदी, किसी चीज का आभास होना मतलब उसको हेतु द्वारा पता चलना, उसका पर्वतो वन्यमान जो कहते हैं। पर्वत क्या, सॉरी? मतलब वहां पर पर्वत में अग्नि है, धूल धुआं है, तो वहां पर वन्य है, ऐसा जो मान करते हैं, तो उसे भी हेतुआभास बोल सकते हैं। मतलब हेत्वाभास कहने का मतलब क्या है, एक तरह से फैलेसी कहने का मतलब क्या है, गलत डिटेक्ट करना। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, दो हमारे पास एक तर्क दिया हुआ है ना। प्रीमाइसिस मतलब परिसर, मतलब मैंने क्या बताया था, तर्क। एक जो दो तर्क मतलब दो आपके पास सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पे आप एक क्या निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तीनों को ही हम क्या कहते हैं, युक्ति वाक्य, या फिर एक तरह से आप तर्क कर रहे हैं, है ना। तो हेत्वाभास में क्या होता है, जो भी आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो गलत होता है। ठीक है, हेत्वाभास फैलेसी का मतलब क्या होता है कि जो आप प्रीमाइसेस के द्वारा जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो आप एक तरह से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब उसके गलत होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक ही कारण नहीं है कि आपको लॉजिक लगाना नहीं आता है, बस वही कारण नहीं है। ठीक है, उसका कारण होने का दो तरह का फैलेसी होता है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्टर्न लॉजिक में क्या है, आपका दो तरह का फैलेसी बताया जाता है। इंडियन लॉजिक में हम आगे पढ़ेंगे फैलेसीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेस्टर्न लॉजिक में दो तरह की फैलेसी है बेसिकली। आपका पहला क्या होता है, फॉर्मल फैलेसी। ठीक है, फॉर्मल फैलेसी यानी कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मतलब क्या है कि आपका जो प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 और कंक्लूजन, ये जो दिया हुआ है ना, यही गलत है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ही गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल फैलेसी कहते हैं, जब उसका स्ट्रक्चर गलत होता है, जब उसका ढांचा जो है वो गलत होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल फैलेसी, डिफेक्ट इन मीनिंग और अदर देन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके ढांचे के अलावा उसकी मीनिंग निकालने में। ठीक है, मीनिंग हम उसका जो उसका सही अर्थ है वो हम नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी जो होता है ना, वो ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको समझ पाना या इसको निकाल पाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मल फैलेसी। क्योंकि फॉर्मल फैलेसी में आप स्ट्रक्चर देखेंगे, हाँ ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, ये ग्लूकोज वगैरह का कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आता था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में अगर ये वाला लाइन गलत है, मतलब ये गलत है। ठीक है, आपने देख लिया जैसे कि हम क्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक क्यूब बनाया ना, तो इसमें से हमने देखा कि आपने क्यूब में ये लाइन को ऐसे जोड़ दिया है, ये लाइन ऐसे जोड़ दिया है, तो ये इसका स्ट्रक्चर गलत है, देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मल फैलेसी क्या है, आपको थोड़ा सा देख के या उसको समझ के आपको समझ में आ जाता है। लेकिन इनफॉर्मल फैलेसी में क्या होता है, आपको उसको समझ के उसका मीनिंग निकालना पड़ता है, उसका अर्थ निकालना पड़ता है, जो क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल फैलेसी एंड फॉर्मल फैलेसी। अब देखते हैं पहला क्या है, फॉर्मल फैलेसी, इसको क्या कहते हैं, औपचारिक भ्रांति। ठीक है, फैलेसी मतलब क्या होता है, एक तरह से भ्रांति कहते हैं। तो फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, दैट इज इनवैलिड, इट इज पैटर्न ऑफ रीजनिंग दैट ऑलवेज बी रॉन्ग। ठीक है, फैलेसी मतलब क्या होता है, हम भ्रांति या उसमें कुछ गलत चीजें हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके जो तर्क करने का जो तरीका होता है, जो तर्क करने के लिए हम जो सेंटेंस देते हैं, वो क्या होता है, उसमें दोष युक्त होता है। ठीक है, जो आपने सेंटेंस बोल रहे हैं ना, वही सेंटेंस दोष युक्त होगा। ठीक है, फॉर्मल फैलेसी हैज ए फ्ले ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर, द फॉर्मल फैलेसी द कंक्लूजन इज नॉट सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस। ठीक है, मतलब P1 और P2 जो हमने परिसर 1 और परिसर 2 निकाला है, उसको सपोर्ट नहीं करता होगा आपका जो कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि गलत प्रीमाइसेस से, गलत परिसर से हमने क्या किया है, कंक्लूजन निकाला है। तो जो आप प्रीमाइसिस में कह रहे हैं, जैसे कि हम अभी जो हम देख रहे थे इतनी सारी चीजें, तो यहाँ पे देखिए जो परिसर 1 परिसर 2 में जो कह रहा है, वो आपका बी ऑप्शन और जो आपका सी ऑप्शन है, वो क्या कर रहा है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, उसकी स्ट्रक्चर में उसकी गड़बड़ी है, जो उससे कंक्लूजन निकाला जा रहा है उसमें गड़बड़ी है। ठीक है,
तो इस तरह से कुछ क्या होता है, इसमें फैलेसी होता है। इसको हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे निकाला जाता है फॉर्मल फैलेसी। ठीक है, ये जो फॉर्मल फैलेसी है आप वेन डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं। जो अभी हमने वेन डायग्राम पढ़ा ना, उसके थ्रू आप फॉर्मल फैलेसी निकाल सकते हैं। जैसे कि यही सारी चीजें उसमें आपको दी जाएंगी। ठीक है, ये आपका दिया होगा 2 प्रीमाइसेस, उसका आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन डी आपका सही है, बाकी 2 ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो उसी तरह से वेन डायग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल फैलेसी को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गर्ल हैव लॉन्ग हेयर। ठीक है, गर्ल्स के क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं। ठीक है, एक तरह से हम इसको, फिर रमन हैज लॉन्ग हेयर, रमन है जो, उसका भी क्या है, लॉन्ग हेयर है। ठीक है, उसका भी क्या है, लॉन्ग हेयर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रमन गर्ल है, रमन लड़की है। तो क्या लड़की है क्या रमन, लड़की है? नो ये मैम। लॉन्ग हेयर है, उसमें गर्ल के सभी के लॉन्ग हेयर रहते हैं और ये रमन है। ठीक है, तो रमन लड़की नहीं है लेकिन उसने अपने बाल बढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका वेन डायग्राम के थ्रू आपका जो एक तरह से वो क्लियर हो गया। ठीक है, कि रमन लड़की नहीं है लेकिन उसके लंबे बाल हैं। ठीक है, लड़कों के भी, कई सारे लड़कों के भी लंबे बाल होते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं और इसका और भी स्ट्रक्चर होता है, वो हम आगे देखेंगे। आज हम इनफॉर्मल फैलेसी देखेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आता है इनफॉर्मल फैलेसी, एरर इन रीजनिंग फाउंड इन द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो उसका मीनिंग है, जो उसके अंदर अर्थ निहित है, उसमें आपका क्या होता है, त्रुटि पाई जाती है। ठीक है, भ्रांति पाई जाती है। दे आर वाइड स्प्रेड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। ठीक है, हम देखते हैं जो पॉलिटिकल स्पीच होता है, ठीक है, जो भी बड़े बड़े मतलब पॉलिटिकल स्पीच जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्या किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। ठीक है, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता है इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें एलोवेरा डाला है, इसमें नीम का तेल डाला हुआ है, इसमें और कुछ डाला हुआ है। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, फैलेसी है। ठीक है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आर्टिकल, इंटरनेट, ठीक है, फोरम, सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह में जो है, ये सारी क्या है, काइंड ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज ही है। ठीक है, भ्रांतियां, और हम उन्हीं भ्रांतियों को देख करके हम क्या करने लग जाते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और उसी पे हम उसी के नक्शे कदम पर हम चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर क्या मीनिंग है, उसके कोर यानी कि उसका जो मीनिंग है, उसका जो डीप डाउन जो अर्थ है या मीनिंग है, उसको हम नहीं समझ पाते। जो हमें दिखाया जा रहा है बस हम उसी को देख करके हम क्या कर लेते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनफॉर्मल फैलेसी होता है। अब देखते हैं, चलिए, जैसे एक यहाँ पे दिया हुआ देखिए, इफ फिदर इज लाइट। ठीक है, फिदर मतलब क्या होता है, जो पंख। हाँ, पंख। ठीक है, मतलब जैसे चिड़िया वगैरह का पंख रहता है, वो क्या होता है, लाइट। लाइट का मतलब यहाँ पे क्या मतलब लिया गया है, हल्का। ठीक है, फीदर जो पंख है वो क्या होता है, हल्का होता है। लाइट थिंग कैन नॉट बी डार्क। ठीक है, यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, जैसे कलर में गाढ़ा और फीका हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, फीका रंग। ठीक है, लाइट थिंग कैन नॉट बी डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डार्क कलर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाइट, लाइट लिखा हुआ है लेकिन लाइट में दोनों लाइट का मतलब क्या है, अलग है। ठीक है, देयर फॉर दैट फीदर कैन नॉट बी डार्क। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन निकाला गया आपके प्रीमाइसिस 1 एंड प्रीमाइसिस 2 के बेसिस पर, ठीक है, वो कंक्लूजन क्या है, गलत है। क्योंकि दोनों में जो हमने मैंने आप लोग को मिडिल टर्म मेजर टर्म बताया था, याद है क्या, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। यस मैम। हाँ, यहाँ पे जो मिडिल टर्म क्या है, दोनों में लाइट है, लेकिन दोनों में मिडिल टर्म लाइट का मतलब क्या है, मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, हल्का, वेट, वेट में हल्का। ठीक है, यहाँ पे लाइट हल्का मतलब क्या है, कलर में हल्का। ठीक है, हल्का कलर और हल्का वेट, है ना, मतलब वेट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है दोनों में, वो क्या है, गलत है। ठीक है, जब भी आप कोई प्रीमाइसिस देते हैं तो जो आपका मिडिल टर्म है ना, उसमें दोनों में आपका प्रीमाइस, मेजर प्रीमाइसिस एंड माइनर प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस 1 एंड प्रीमाइसिस 2,
दोनों में आपका मिडिल टर्म का मतलब क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका मतलब एक नहीं हुआ तो वहां पे क्या आ जाएगा, फैलेसी आ जाएगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफॉर्मल फैलेसी, और उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेकेशन या फिर एम्बिग्यूटी फैलेसी, ठीक है। उस फैलेसी को क्या कहा जाता है, इक्विवेकेशन या फिर एम्बिग्यूटी फैलेसी कहा जाता है, जब मिडिल टर्म का दोनों प्रीमाइसेस में मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। समझ में आया क्या? यस मैम। चलिए, इसके और बहुत सारे हैं, जैसे आपका अभी इनफॉर्मल फैलेसी में हम देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, द्वंद्व या अस्पष्टता की भ्रांति, ठीक है। इक्विवेकेशन या एम्बिग्यूटी को क्या कहते हैं, द्वंद्व या अस्पष्टता की भ्रांति कहा जाता है। इसमें यही है, इट हैपेंस व्हेन द की टर्म और फ्रेज इन द आर्ग्यूमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म आपका क्या होगा, यूज इन एम्बिग्यूअस वे, यानी कि अस्पष्ट रूप से उसका प्रयोग किया गया हो, उसमें स्पष्टता ना हो, ठीक है। मतलब उसका मीनिंग क्या है वो स्पष्ट ना हो, विथ वन मीनिंग विथ अनदर वन पोर्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड अनदर मीनिंग विथ अनदर पोर्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब कि P1 में उस मिडिल टर्म का मतलब अलग है और P2 में उस मिडिल टर्म का मतलब अलग है, यानी कि दोनों में मिडिल टर्म का मतलब अलग अलग है, तो उससे उस तरह की फैलेसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेकेशन एंड एम्बिग्यूटी, ठीक है। इसीलिए देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप देख के पता नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देख के लिखा है, नॉइसी चिल्ड्रन आर रियल हेडेक, ठीक है। जो बच्चे आवाज करते हैं, ठीक है, दिन भर चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, वो सरदर्द होते हैं, सरदर्दी का कारण होते हैं, ठीक है। अब दूसरा लिखा है, 2 एस्पिरिन विल मेक द हेडेक गो अवे, ठीक है। मतलब 2 एस्पिरिन का टेबलेट आप लेंगे तो यहाँ पे हेडेक क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेडेक यहाँ पे भी लिखा है, हेडेक यहाँ पे भी लिखा है, ये दोनों क्या है आपके मिडिल टर्म है ना, मेन टर्म है आपका, मिडिल टर्म है। तो यहाँ पे हेडेक लिखा है, लेकिन हेडेक का मतलब क्या है, यहाँ पे हेडेक का मतलब अलग है, अर्थ अलग है, ठीक है। और यहाँ पे हेडेक का अर्थ क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है ना दोनों हेडेक का अर्थ, समझ में आ रहा है क्या? आप दोनों की ही वॉइस नहीं आ रही। इस वाला जो हेडेक है वो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, अब आ रही, बोलो। हाँ, जब बोली कि आ रही है तब नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, अब बोलो बोलो। नॉइसी चिल्ड्रन आर रियल हेडेक, ये तो समझ आ गया, हाँ, पर जो 2 एस्पिरिन विल मेक अ हेडेक गो अवे, तो उसका क्या है? अच्छा, एस्पिरिन टेबलेट होता है, जैसे हम लोग उसको क्या कहते हैं, टेस्प्रिन एस्पिरिन टेबलेट होता है ना, जैसे आपको हेडेक होता रहता है तो क्या कहते हैं कि एस्पिरिन की टेबलेट ले लो, ठीक है, ये हेडेक की टेबलेट ले लो, ठीक है। तो ये हेडेक क्या है, मतलब आपको सच में हेडेक हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका सर दुख रहा है तो आपको टेबलेट दिया जा रहा है, ठीक है। या आप सर दर्द में आप करा रहे हैं तो घर वाले आपको क्या क्या कहते हैं, ये एस्पिरिन की टेबलेट ले लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेडेक का मतलब क्या है, रियल हेडेक, यानी कि सच में आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है। हेडेक, सर दर्द हो रहा है आपका, उस समय आप क्या करते हैं, टेबलेट लेते हैं। यहाँ पे हेडेक का मतलब क्या है कि वो लोग दिन भर मतलब परेशान होना, यहाँ पे हेडेक का मतलब क्या है, परेशान होना। सच में आपको हेडेक नहीं हो रहा है, बस आप परेशान हो रहे हैं कि दिन भर बच्चे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, इसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या दोनों हेडेक का मतलब? हाँ, यस मैम। मतलब यहाँ पे हेडेक वर्ड यूज हुआ है, लेकिन वर्ड्स के मतलब मीनिंग, उसके अंदर छुपा हुआ जो अर्थ है वो अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है? Therefore the 2 aspirin make the noisy children go away, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन निकला कि 2 एस्प्रिन खाओगे तो नॉइसी बच्चे चले जाएंगे, ये कंक्लूजन सही है क्या? नहीं, हाँ, क्यों? क्योंकि एस्प्रिन खाने से बच्चे थोड़ी ना चले जाएंगे कहीं, है ना। और ये कंक्लूजन क्यों निकला, स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है, निकालने का, कि मिडिल टर्म को हम हटा देते हैं और उसमें जो मेजर टर्म है और माइनर टर्म है उसको लगा के रख देते हैं कंक्लूजन। लेकिन यहाँ
यहाँ पे मीनिंग जो है दोनों का वो गलत है, इस वजह से आपका कंक्लूजन भी क्या निकला, गलत निकला। गलत मतलब कि मीनिंग जो है वो अलग अलग है, सेम मीनिंग नहीं है, इस वजह से आपका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, गलत निकला। तो इस तरह के जो फैलेसी है, जब उसके मिडिल टर्म में उसके मीनिंग अलग अलग रहते हैं, उस फैलेसी को क्या कहते हैं, इक्विवेकेशन, एम्बिग्विटी, द्वंद्व, अस्पष्टता की फैलेसी, भ्रांति कहते हैं। समझ में आया, क्लियर है? क्या कहते हैं इसे? ये हाँ ठीक। इक्विवेकेशन, एम्बिग्यूटी, द्वंद्व, अस्पष्टता की भ्रांति, ठीक है, या त्रुटि, ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे फैलेसी कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है, दो तरह की होती है, फैलेसी ऑफ डिवीजन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। फैलेसी ऑफ डिवीजन में क्या होता है, होल टू पार्ट, मतलब कि किसी पूरे चीज के लिए आप कह रहे हैं, जैसे वहां पे कहा गया कि मान लीजिए कहा जाता है, जैसे स्कूल में हम रहते हैं, है ना, तो स्कूल में क्या कहते हैं, इस क्लास के सभी बच्चे क्या है, निठल्ले हैं या काम नहीं करते हैं, या फिर इस क्लास, एक पूरे क्लास को एक कर दिया जाता है ना कि इस क्लास के सभी बच्चे बहुत हुड़दंग करते हैं, उपद्रवी हैं, ठीक है। फिर उससे बोला जाए कि राम उपद्रवी है, या फिर राम जो है वो नॉटी है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाए ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास आर नॉटी, ठीक है। तो ये कहा जाए राम इज नॉटी। तो यहाँ पे देखिए, अब राम का एक का नेचर हमें पता नहीं, हो सकता है कि वो नहीं करता हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस क्लास के ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए हम लोग उनको क्या कह देते हैं, उस पूरे क्लास को ये कह देते हैं कि क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो सभी क्या है, बहुत उपद्रवी हैं, ठीक है। ऐसा हम कह देते हैं कि ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक बच्चे के लिए नहीं कह सकते, हो सकता है कि राम इंटेलिजेंट और राम चुप बैठता हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन, ठीक है। समझ में आए क्या, फैलेसी ऑफ डिवीजन, हाँ ठीक है। यस उसी मैम। तरह से फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसमें क्या होता है, पार्ट टू होल, इसका अपोजिट, मतलब जैसे इसमें मान लीजिए कहते हैं कि एक कोई बुजुर्ग जा रहा है और वहां से एक कोई नवयुवक है, वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई स्पीड में वो गाड़ी चला रहे हैं। तो वो जो बुजुर्ग है, जो ओल्ड मैन है, उसने क्या कह दिया कि आजकल के नवयुवक तेजी से ही गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि एक किसी को देख करके हम सभी के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग क्या हो, धीरे से गाड़ी चलाते हो, ठीक है, कुछ लोग सही से गाड़ी चलाते हो। अब किसी एक इंसान को देख करके हम सभी पूरे होल कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। फैलेसी ऑफ डिवीजन यानी कि होल टू पार्ट, सभी पूरे में से, पूरे के लिए हमने कहा और उसमें से किसी एक के लिए हमने निकाल दिया, ठीक है। जैसे हम कहें कि आजकल के सभी नेता क्या होते हैं, पैसे खाने वाले होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ये कहा कि सभी नेता पैसे खाने वाले हैं, तो अब उसमें से हम किसी एक नेता को निकाल करके ये नहीं बोल सकते कि वो पैसे खाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो नेता क्या हो, अच्छा हो, ठीक है, वो नेता अच्छा कार्य कर रहा हो, अपने क्षेत्र में वो अच्छा कार्य कर रहा हो, लेकिन सभी के लिए हमने कहा उसके एक को नहीं कह सकते। अब एक कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी नेता अच्छे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अगर हमने किसी एक चीज को या छोटे से पार्ट को देखा और हमने पूरे उस कम्युनिटी का, पूरे उसका हमने क्या कर लिया, रिजल्ट निकाल दिया या जनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है। और हमने पूरा एक होल देखा और उसमें से किसी एक पार्ट के लिए हमने क्या कर दिया, जनरलाइजेशन निकाल दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डिवीजन है, ये कंपोजिशन है। समझ में आ गया ना, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद होता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सेप्शनल केस। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सेप्शन केस को क्या कहते हैं हिंदी में, अपवाद। हाँ, अपवाद, ठीक। अब कुछ केस क्या होता है, अपवाद होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, दोज हु कट ह्यूमंस
फ्रॉम नाइफ इज क्रिमिनल, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो इंसानों को क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। ये बात सही है कि जो चाकू से काटते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स कट ह्यूमंस फ्रॉम नाइफ, ठीक है। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, नाइफ से ह्यूमन को काटते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स आर क्रिमिनल, तो क्रिमिनल है क्या डॉक्टर्स? नहीं। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो उनको बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर क्या है, एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है ना। बाकी अगर कोई इंसान, आप और मैं ऐसा करें कि किसी को चाकू से काटे, तो हम लोग क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो केस डॉक्टर है वो क्या है, यहाँ पे अपवाद है, ठीक है। तो जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। हमने इसका मीनिंग समझे बिना ही क्या कर दिया, उसका कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है। जबकि ये क्या है, अपवाद है, ठीक है। ये जो केस है डॉक्टर वाला, वो क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी में आपको मीनिंग भी समझना होता है, उसके अंदर जो उसका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। डीप डाउन उसका जो मीनिंग है वो भी आपको समझ करके निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है वो गलत निकला है, इस वजह से इसका कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। इस टाइप के इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। जब हम एक्सेप्शनल केस को इस तरह से निकाल देते हैं, एक्सेप्शनल केस को नहीं समझ पाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। समझ में आया है? हाँ। चलिए एक दो और देखते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका बेगिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बेगिंग टू क्वेश्चन पिटिटो प्रिंसिपी, मतलब इसमें क्या होता है, देखिए, यूजिंग कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज सपोर्टेड टू इटसेल्फ इन प्रीमाइसेस, ठीक है। मतलब क्या है, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जैसे राधा तुम्हारा नाम क्या है, अगर मैं ये प्रश्न पूछूं आपसे, तो क्या है, मैं तुमसे कह रही हूँ कि राधा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। मतलब जो मैं तुमसे प्रश्न पूछ रही हूँ वही मैं क्या कह रही हूँ, उसी का मैं उत्तर भी दे रही हूँ, है ना। मतलब मैं तुमसे पूछ रही हूँ राधा तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या है इसका मतलब, मैंने उत्तर भी दे दिया और मैंने तुमसे प्रश्न भी पूछ लिया, ठीक है। तो ये बेगिंग टू द क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जो हम पूछना चाह रहे हैं या जो हम बताना चाह रहे हैं उसी चीज को रिपीट करके हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सेइंग दैट स्मोकिंग सिगरेट इज डेडली, ठीक है। सिगरेट पीना क्या है, जानलेवा है, बिकॉज सिगरेट कैन किल यू, क्योंकि सिगरेट तुम्हें सिगरेट जो है वो तुम्हें मार सकता है। वही चीज हम कह रहे हैं ना, यहाँ पे हमने वर्डिंग चेंज कर दिया, ठीक है। स्मोकिंग सिगरेट इज डेडली, ठीक है। जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट पीना क्या है, जानलेवा है, क्योंकि सिगरेट जान ले सकता है। मतलब यही निकला दोनों का, ठीक है। जो हमने प्रीमाइसेस दिया और जो हमने कंक्लूजन दिया, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। समझ में आ रहा है क्या? बेगिंग टू द क्वेश्चन, यस मैम। ठीक है। मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं और जो हम उसके लिए तर्क दे रहे हैं, मतलब जो हम उसका निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं और जो हम तर्क दे रहे हैं। जैसे हम बचपन में ऐसे वगैरह लिखते थे, वो क्या होता था, उसमें क्या रहता था, बेगिंग टू द क्वेश्चन रहता था, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या होती है, यूजफुल है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। ऐसा हम लिखते थे ना बचपन में, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम लिखते थे, क्योंकि के बाद भी हम वही चीज लिखते थे, क्योंकि से पहले भी हम वही चीज लिखते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? ऐसा यस लिखा मैम। है आप लोगों ने कभी? हाँ मैम, जब नहीं आता था। हाँ, सॉरी। यस मैम। हो ऐसे सकता है कि बोलते वक्त मैंने ही भी ऐसा कुछ लिखा लोग बोलते हैं कि गोल चक्कर मार के घूम के आओ, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो वैसे ही हो गया। हाँ, वही वही चीज। गोल मतलब घूमना ही हो गया, फिर से वही बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसा मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, दोनों हम एक ही, वही चीज को हम रिपीट करके थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेंटेंस शब्दों में हेर बदल कर दिया, ठीक है। लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है, वही निकल रहा है। उससे हम क्या कहते हैं, बेगिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सर्कुलर रीजनिंग में क्या होता है, द रीजनर बिगिन विथ व्हाट
दे आर ट्राइंग टू एंड अप, ठीक है, वही है ये बेगिंग टू क्वेश्चन और सर्कुलर रीजनिंग काइंड ऑफ एक ही है। जैसे ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल्स, ठीक है, जो बैचलर है वो क्या है, अनमैरिड है, तो बैचलर का मतलब ही वही होता है, अनमैरिड, ठीक है, बैचलर का मतलब क्या होता है, अनमैरिड होता है ना। यस मैम, तो इनको पहचानेंगे कैसे आप? सॉरी, मैम तो कैसे बताएंगे कौन सा सर्कुलर है और कौन सा बेगिंग द क्वेश्चन? नहीं वो नहीं आता आपको, बेगिंग टू क्वेश्चन ही आता है, उसको नाम अलग अलग कह देते हैं, ठीक है, सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं, बेगिंग द क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है, एक ही तरह का है, ठीक है। तो ये बैचलर अनमैरिड, ये एक ही चीज को घुमा घुमा के जो बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बेगिंग टू क्वेश्चन या सर्कुलर रीजनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और बहुत सारे हैं इसमें, हम लोग इसको और कल देखेंगे, ठीक है, थोड़े और चीजें हैं, उसके बाद फॉर्मल फैलेसी भी देखेंगे, कुछ इससे प्रश्न वगैरह भी देखेंगे, तो इसको आप लोग देखिएगा।